Hello students, myself Devendra Yadav, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट ITI चनखुरी दूर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। सिंक्रोनस मोटर एसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये किसी भी मोटर का एक सिंपल सा परिभाषा है। जो क्या करता है, मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यहाँ पे हमको याद रखना है, एसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक इसके विपरीत एक आपका होता है जनरेटर। तो एसी जनरेटर, जिसको हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो तुल्यकालिक मोटर सिंपल आपका इंडक्शन मोटर से अलग क्यों है? भाई, मोटर तो हमारे पास था ही, जो कि 3 फेज सप्लाई पे चलता है। ठीक है। तो तुल्यकालिक मोटर की क्या विशेषता है? तो तुल्यकालिक मोटर उस मोटर को कहते हैं जिसकी गति जो है स्थिर रहती है। जो जिस गति के रेटिंग पे इसको बनाया जाता है, इसकी गति हमेशा स्थिर रहती है। इस पे चाहे हम कितना भी लोड लगाएं, इसकी गति कभी कम नहीं होती है। दूसरी जो चीज़ है, हमारा प्रेरण मोटर जो है, सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पे उसका रोटर जो है घूमता है। कहने का मतलब है, इंडक्शन मोटर की जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे कभी भी नहीं घूमता है। और हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है उसको हम लोग सिंक्रोनस गति पे ही घुमाते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना है वो अल्टरनेटर के समान ही होता है। अल्टरनेटर में हमारा दो चीज़ें रहती है मुख्य, स्टेटर और रोटर। ठीक वैसे ही सिंक्रोनस मोटर में भी आपका दो पार्ट होता है, स्टेटर और दूसरा हो गया रोटर। स्टेटर को हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, जो कि 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे रहता है। और ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, यानी कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। दूसरा है आपका रोटर। तो रोटर में जो है हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। स्टेटर में क्या दिए, एसी, और रोटर में हम लोग देते हैं डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई जब किसी वाइंडिंग को दिया जाता है तो उसको बोला जाता है एक्साइटेशन, यानी कि उत्तेजना। तो डीसी सप्लाई दे के हम रोटर को उत्तेजित करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो कि स्थिर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक पोल है वो स्थिर रहता है। अगर उसमें एन पोल बन रहा है तो एन पोल वाला हमेशा एन ही रहेगा, और एस पोल जिस पे बन रहा है वो एस ही रहेगा। तो यहाँ पे हमको डीसी सप्लाई देना है, इसलिए 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब स्लिप रिंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि स्लिप रिंग हम 3 फेज सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रकार से स्लिप रिंग का काम होता है केवल जो सप्लाई हम दिए हैं उसी सप्लाई को वो आगे देता है। ये काम होता है आपका स्लिप रिंग का। अगर स्लिप रिंग को हम एसी सप्लाई देंगे तो आगे वो एसी सप्लाई ही फॉरवर्ड करेगा, डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी ही आगे देगा। इसके विपरीत अगर हम कम्यूटेटर की बात करें, जो डीसी मोटर और जनरेटर में होता है कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर का काम होता है एसी से डीसी और डीसी से एसी सप्लाई में चेंज करना। कम्यूटेटर को अगर हम एसी सप्लाई देते हैं तो आगे हमको मिलेगा डीसी, और अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो वो हमको आगे एसी देगा। तो ये डिफरेंस है आपका स्लिप रिंग और कम्यूटेटर में, जिसको याद रखना है। तो स्टेटर में हमने 3 फेज सप्लाई दिया और रोटर को डीसी सप्लाई। ये यहाँ तक हो गया। आगे इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर, वह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं रहता। यानी कि ये मोटर, हालांकि इसमें आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर में, और रोटर जो है डीसी सप्लाई दिए हैं, तो इसके बावजूद ये जो है रोटेट नहीं होता है, ऑटो अपने आप रोटेट नहीं होता है। इसको घुमा के
सिंक्रोनस स्पीड पे लाना पड़ता है, तब जाके ये घूमने लगता है। कारण क्या है इसका कि यह रोटेट क्यों नहीं होता है? तो देखिए कारण ऐसा है कि मान के चलिए कि हमारा जो स्टेटर है उस पर 4 पोल हैं और इन चारों पोल पे 4 अलग अलग ध्रुव है। एक ध्रुव N तो दूसरा S होगा, उसके बाजू वाला N होगा, फिर S होगा। इस प्रकार से 4 ध्रुव है जिस पे 3 फेज AC सप्लाई जा रहा है और ये जो सप्लाई है आपका 50 हर्ट्ज़ पे रन कर रहा है। तो 50 हर्ट्ज़ सप्लाई पे जब ये पोल बनाएगा तो 50 हर्ट्ज़ कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में ये जो सप्लाई है 50 बार आपका चेंज होगा। 1 सेकंड में 50 बार चेंज होगा। तो 50 बार चेंज होगा तो हमारा जो पोल यानी ध्रुव जो बन रहा है वो भी 50 बार चेंज होगा। जब ये N है तो कुछ सेकंड के बाद ये S होगा, फिर N होगा, फिर S होगा, इस प्रकार से। लेकिन हमारा जो रोटर है उस पर जो पोल हमने बनाए हैं और इसको DC सप्लाई देने के बाद जो पोल बनेगा वह जो पोल है स्थिर पोल रहेगा, यानी घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे ये स्थिर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर N पोल कहीं पे बन रहा है तो वो N ही रहेगा, S जहाँ पे है तो S और N फिर S, इस प्रकार से है। तब इसमें होगा क्या, स्टेटर वाला तो हमारा किसी क्षण मान के 50 बार ये अप डाउन हो रहा है तो हम किसी क्षण को लेते हैं जिस समय ये N पोल यहाँ पे बना और रोटर का भी N पोल यहीं पे पास में है इसके। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक प्रकार का प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण ये रोटर को आगे धकेलेगा। ठीक, धकेल दिया। अब जब ये आगे आया तब तक हमारा जो S पोल था वो N पोल हो जाएगा, क्योंकि ये 50 बार चेंज हो रहा है और एकदम क्षणिक मात्रा में होता है। तो जो S था वो फिर से N हो गया। तो ये N होने के कारण क्या करेगा, यहाँ पे जो रोटर का N पोल है वो फिर से इसको रिपल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण करेगा। तो प्रतिकर्षण करने के कारण ये वापस इसको फिर भेज देगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रोटर है वो आगे पीछे यहीं पे बस वाइब्रेट होता रहेगा, लेकिन घूम नहीं पाएगा। यही कारण है कि सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग यानी कि स्वचालित नहीं होता है। इसको हम लोग 2 प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, पहला है कि रोटर पर प्रत्येक आधे चक्र के बाद टॉर्क की दिशा बदल जाती है। ठीक है, प्रत्येक आधे चक्र के बाद इसकी जो टॉर्क की दिशा है बदल जाती है, यानी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज। दूसरे प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि रोटर की जो एक पोल पीछ दूरी है, यानी एक पोल से दूसरे जो पोल है उसके बीच की दूरी है, उसको तय करने से पहले ही स्टेटर जो है अपनी ध्रुवता बदल लेता है। ठीक है, स्टेटर का जो पोल है वो अपनी ध्रुवता को बदल लेता है। तो कहने का मतलब है सिंक्रोनस मोटर को अब हमको तो घुमाना तो है ही, तो इसको घुमाएं कैसे? तो इसको घुमाने के लिए रोटर को बाहरी बल के द्वारा घुमाया जाता है। रोटर को बाहरी बल के द्वारा इतने स्पीड पे घुमाते हैं कि वह जो है स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर स्पीड में घूमने लगे। और जब इस प्रकार ये घूमने लगता है तो स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और साथ ही साथ फिर घूमते हैं। तो इसको बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड। स्टेटर और रोटर दोनों की स्पीड जब समान हो तब इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और इसी स्पीड पे हमारा मोटर जो है घूमता है और यही कारण है कि इसको सिंक्रोनस मोटर बोला जाता है। ठीक है, ये हो गई इसका कार्य सिद्धांत। अब आगे हम बात करते हैं जो सिंक्रोनस मोटर है उसका जो है उत्तेजन के परिवर्तन का प्रभाव, यानी DC जो सप्लाई हम लोग देते हैं उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। रोटर को हमने DC दिया और DC दिए तो रोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और वही मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में एक बैक EMF उत्पन्न कराता है। ठीक है, यानी विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसको हमने DC मोटर में भी पढ़ा है। तो विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, इसमें अलग अलग 3 सिचुएशन पैदा होती है। ठीक है, अलग अलग
उत्तेजना के आधार पे, अलग अलग एक्साइटेशन के आधार पे 3 सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है। यही इस मोटर की खासियत है, क्योंकि इसको हम लोग 3 अलग अलग पावर फैक्टर पे चला सकते हैं। तीनों पावर फैक्टर के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है उसको बोला जाता है अंडर एक्साइटेशन, यानी कि जितने वोल्टेज पे हमको डीसी सप्लाई देना है, यानी 240 110 से लेके 240 वोल्ट तक की सप्लाई हमको देना रहता है। तो अगर उससे कम है, 240 इसको देना है और हम इसको दिए हैं अभी 100 वोल्ट, तो कहने का मतलब है 100 वोल्ट में ये कहलाएगा आपका अंडर एक्साइटेशन। दूसरा जो पॉइंट है लेवल एक्साइटेशन, तो लेवल एक्साइटेशन में क्या होगा, जो रेटेड वोल्टेज है यानी 240 वोल्ट इसको देना है और 240 वोल्ट हम इसको दिए हैं डीसी सप्लाई, तो ये कहलाएगा आपका लेवल एक्साइटेशन। इसके बाद ओवर एक्साइटेशन की बात करें तो ओवर एक्साइटेशन में जब हम इसको 240 वोल्ट इसका रेटेड वोल्ट है, उससे ज़्यादा वोल्टेज जब इसको देते हैं 280, 200, 300 और 300 से ज़्यादा, तब ये आपका कहलाएगा ओवर एक्साइटेशन। तो यहाँ पे एक्साइटेशन की जो काम है वो तो समझ आ गया। अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है ये देखें। तो किसी भी संदर्भ में इसको ले लेते हैं। सबसे पहले इसका जो है प्रभाव बैक ईएमएफ वो क्या पड़ता है। तो अंडर एक्साइटेशन का जो केस है इसमें क्या होता है, इसको हम लोग इकाई से कम मानते हैं, यानी कि जो यूनिटी है उससे कम लेते हैं। तो इसको हम लोग बोला जाएंगे 100% से कम रहेगा जब एक्साइटेशन। दूसरा जो लेवल वाला है, तो लेवल में इसको 100% मानेंगे और ओवर एक्साइटेशन है इसमें 100 से अधिक, 100% से अधिक। इसमें बैक ईएमएफ का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है ये हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है, जो स्टेटर को हम लोग 3 फेज सप्लाई दिए हैं उसका जो वोल्टेज है उससे कम रहेगा। बैक ईएमएफ उत्पन्न किस में हो रहा है, स्टेटर में ही हो रहा है। सप्लाई किस में है, वो भी स्टेटर वाइंडिंग में ही है। तो ये सब प्रभाव स्टेटर वाइंडिंग में ही होगा, यानी आपका आर्मेचर वाइंडिंग में ही होगा। तो अंडर एक्साइटेशन में जो बैक ईएमएफ है यह होता है आपका सप्लाई वोल्टेज से कम। और लेवल एक्साइटेशन की बात करें तो इस समय आपका जो बैक ईएमएफ है और सप्लाई वोल्टेज ये लगभग समान रहता है। 5 से 10 वोल्ट का आपका कम रहेगा, कम या ज़्यादा, बाकी इसको बराबर ही मान के चलते हैं। और अगर अंडर एक्साइटेशन की बात करें, यानी जो डीसी सप्लाई है वो उसको हम लोग अधिक कर दिए, तब यहाँ पे क्या होगा, जो बैक ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है आपका पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो है अंडर एक्साइटेशन में, ठीक है, अंडर एक्साइटेशन की कंडीशन में पावर फैक्टर आपका रहता है पश्चगामी। इसको बोला जाता है लैगिंग पावर फैक्टर। अंडर एक्साइटेशन है तो हमको लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा उस मोटर पे, और अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो ये आपका लेवल एक्साइटेशन के अंतर्गत हमको यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है, या इसको इकाई भी बोलते हैं। और ओवर एक्साइटेशन के केस में ये जो मोटर है आपका रहेगा अग्रगामी के कंडीशन में, यानी पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर कहलाती है। अब बात करें अगर आर्मेचर धारा की, तो आर्मेचर धारा अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन इन दोनों ही कंडीशन में अधिक होता है। ठीक है, आर्मेचर में जो धारा है दोनों कंडीशन में अधिक होगा और लेवल एक्साइटेशन में कम होगा। अब ये जो धारा है इसको मैं बोल रहा हूँ कि अधिक होगा, तो अधिक होगा ज़रूर, लेकिन इन दोनों केस में धारा का जो परिमाप है वो अलग अलग होगा। अंडर एक्साइटेशन के केस में धारा जो है वोल्टेज से पीछे रहेगा और ओवर एक्साइटेशन में धारा का मान जो है वोल्टेज से अधिक रहेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जब हम मोटर को ओवर एक्साइटेशन में चलाते हैं नो लोड के केस में, तो ये पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यूज़ किया जाता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए मोटर को नो लोड पर ओवर एक्साइटेशन में चलाया जाता है, और जिस लाइन की, यानी कि जिस ट्रांसमिशन लाइन की हमको
पावर फैक्टर सुधारनी है, उस ट्रांसमिशन लाइन में इस मोटर को समानांतर में प्रचालित करके छोड़ दिया जाता है। ये एक तरह से कंडेंसर का काम करता है। जैसे कैपेसिटर जो काम करता है वही काम आपका ये सिंक्रोनस मोटर करता है, और ज़्यादातर इसका यूज़ इसी काम के लिए किया जाता है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। ओके, ओके स्टूडेंट, तो इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।